हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी तोमर और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आई नो कि यार आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नियर बाय आ चुके हैं और अब आपको चाहिए कि यार हमारा एक क्लास में सारा का सारा रिवीजन हो गया। पढ़ तो लिए हम पूरे साल, बट रिवीजन अब हमारे एक क्लास में हो जाए। तो हमारी जो साइंस अड्डा की टीम है यार, तुम 11th वालों को भी कहीं पीछे नहीं छोड़ रही है। मेरा जो लास्ट चैप्टर था जिसमें मैं आपको पूरा रिवाइज करवा चुकी हूँ, वन शॉट दे चुकी हूँ। जिसने पहली बार भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में आया होगा, जिसने पहली बार नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में आया होगा। दैट इज कौन सा था? वो लिविंग सिस्टम। ठीक है, आज जो उसका सेकंड चैप्टर हम लोग यार पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं यार? आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बायोलॉजी के अंदर। हमें पता तो होना चाहिए सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, किसने किया, किसके आधार पे हुआ है, वो सारा आज हम इस क्लास में वाइंड अप करने का पूरा ट्राई करेंगे। और आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इनपुट मिल जाए उसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सारा रिवाइज हो जाए, जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी समझ में आ जाए। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पहले तो जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल जी ने दिया था। किसने दिया था? एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन था, जिसके अंदर टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, प्लांट एंड एनिमल्स का। उसके बाद फिर थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, फाइव किंगडम, देन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। जिसको भाई नहीं पता है ना वो लिख लो, जिसको भी नहीं पता है। एक साथ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पे कोई नहीं आया था। पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, कौन सा यार? पहला टू किंगडम था, टू किंगडम कंपेयर करके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, देन फोर किंगडम, फाइव, थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा, हाँ, देन फोर, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, देन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किस किस साइंटिस्ट ने दिया और इसके अंदर कौन कौन से फाइलम्स मौजूद थे। ठीक है, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बच्चा लोग अगर आप लोग बात करोगे तो ये किसने दी थी? कार्ल्स लाइनस ने दी थी। किसने? कार्ल्स लाइनस ने। नाम भाई सारे याद रखना, कार्ल्स लाइनस। इन्होंने सिर्फ बेसिकली दो का क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स, दैट इज एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। इसमें एनिमल थे, प्लांट्स थे, और कौन सा इसमें एक अलग से ऐड हो गया था, दैट इज प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आप सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, प्रोटिस्टा यानी कि किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। लिख लो भाई, अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एंड इसके अंदर एक और फाइलम इंक्लूड कर दिया गया था, एक और किंगडम इंक्लूड कर दिया गया था, एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रोटिस्टा। कौन सा बच्चा पार्टी? प्रोटिस्टा। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का अगर आप लोग बात करोगे तो इसको कॉपलैंड ने दिया था। नाम याद रखें, किसने दिया था? कॉपलैंड जी ने दिया था इसको। ये सारे तो थे ही थे। कौन कौन से? एनिमल्स थे, प्लांट्स थे। ठीक है, और कौन कौन से ऐड हो गए थे उसके अंदर? प्रोटिस्टा के साथ मोनारा भी ऐड हो गए थे। ठीक है, यानी कि एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स थे, ऐड कौन सा हुआ था उसके अंदर? मोनारा, प्रोटिस्टा, और एक और ऐड हो गए थे नए, वो कौन से थे? मोनारा जी, मोनारा किंगडम अलग से ऐड हो गया था। याद रखेंगे, कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फिर आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था और जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, अब तक का क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड था। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? किसने दिया था ये? किसने दिया था भाई? आर.एच. व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर जी ने।
इसके अंदर सेम है, एनिमल सेम है, प्लांट सेम है, प्रोटिस्टा भी सेम है, मोनारा भी सेम है, फंजाई नए ऐड हुए हैं। कौन से? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनारा, और कौन से नए ऐड हुए हैं भाई? कौन से? फंजाई नए ऐड हुए थे, फंजाई। हाँ जी भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐसी भी दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। ये 6 किंगडम तो अभी आपको वैसे आपकी बुक में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, अगर आप इतना भी याद रखोगे तो भी काम चलेगा, वो तो फर्दर और क्लासिफाइड कर दिया गया था। अभी आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखना है, ठीक है। ये देखो, आप देखोगे इसके अंदर पूरे फिर फंजाई इस चैप्टर के अंदर आज हम कवर करेंगे सारी की सारी चीजें, जैसे कि किंगडम मोनारा के कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन मतलब फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनिमीलिया का तो अलग से चैप्टर है ही, प्लांटी का भी अलग से चैप्टर है ही। थोड़ा थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक एक पैराग्राफ में वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस को निपटा रखा है। तो आज की क्लास में यही हमारा सिस्टमैटिक चलने वाले, एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं यार? पहला पढ़ने वाले हम लोग एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जी को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया था, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी थे, ठीक है। और इनके साथ ही आप समझ सकते हो उन्होंने सिर्फ दो में, सिंपल दो चीजों में बांट दिया भाई। जो लोग चल फिर नहीं सकते वो प्लांट्स, और जो हम लोग हैं चल फिर सकते हैं, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एनिमल्स। एनिमल्स को भी इन्होंने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया था, किस किस के अंदर? जिनके पास सफेद रंग का खून है उनको अलग, और जिनके पास रेड कलर का ब्लड होता है उनको अलग, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा कौन है? याद रखना है एरिस्टोटल जी हैं, ठीक है। उन्होंने सिंपल देखा कि बाहर से कैसे दिखते हैं, सारे पेड़ पत्ते झाड़ियां एक जैसी दिखती हैं तो प्लांट्स, अंदर का कुछ भी उन्होंने स्टडी नहीं करी थी, कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं करी थी, क्योंकि तब तक इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, इतना एडवांसमेंट ही नहीं था यार। उन्होंने बस ऊपर ऊपर से देख लिया यार, ठीक है अच्छा ये ऐसे दिखते हैं, इनको उसमें डाल दो। जैसे आप लोग देख सकते हो सारे राउंड वाली चीजें एक में डाल दो, स्क्वायर वाली चीजें ऐसे, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और इनको पहले थे, इनको मेरिट क्या थी कि अभी तक किसी ने भी क्लासिफिकेशन के ऊपर सोचा ही नहीं था। इनकी मेरिट ये थी कि उन्होंने पहली बार नोवल अटेम्प्ट था, नया सबसे अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन करने के लिए, वरना उससे पहले, इनसे पहले कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं करा था। लेकिन इनका जो ये खत्म हुआ इसके अपना वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली देखा था यार, अंदर से तो देखा ही नहीं, अंदर से तो देखा ही नहीं कौन कैसे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो इन्होंने देखा ही नहीं था। दो चीजों में डिवाइड किए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स इन्होंने सब में देख लिए, चाहे वो हर्ब्स हो, ट्री हो, श्रब्स हो, सबको एक ही में पढ़ लिया। लेकिन आज के टाइम पे तो आप जानते हो ना कि ब्रायोफाइट हो गया, पेट्रिडोफाइट्स हो गया, एंजियोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म, इसमें तब ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं करा था। एनिमल्स की बच्चे बात करेंगे तो उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया था, जिनके पास आरबीसी है वो एनीमा, और जिनके पास आरबीसी नहीं है वो एनीमिया थे। सिंपल, जो जैसा दिखता है इन्होंने वैसा उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन था वो कार्ल लाइनस का था। इनको फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी बोला जाता है। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। इन्होंने भी ये दिया था कि प्लांटी एंड एनिमिलिया के ऊपर। इन्होंने स्पीसीज के ऊपर किताब भी लिख रखी है, स्पीसीज प्लांटेनम एंड सिस्टम नेचर। इनका जितना भी मेरिट्स था वो ये था, इन्होंने दिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था किसके ऊपर, यानी कि हम एनाटॉमिकली देख रहे थे उस समय की, माइक्रोस्कोप में अंदर जूम करके देख रहे थे यार, ठीक है अच्छा उसके बाद सेल वॉल है इसको अलग कैटेगरी में, और उसके बाद सेल वॉल नहीं है इसको अलग कैटेगरी में। अब तक नहीं हुआ था, एरिस्टोटल ने नहीं देखा था अंदर से, इन्होंने अंदर से देखा सेल वॉल के बेसिस पे। किसके ऊपर बच्चे? सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने दो क्लासिफिकेशन करे, प्लांटी एंड एनिमिलिया का। प्लांट्स के अंदर आपको सभी को पता है सेल वॉल होती है और इसके अंदर नहीं होती है। कब हुआ था ये? 1758 के अंदर। इनके डीमेरिट्स क्या थे कि इन्होंने
इसके ऊपर डिफरेंशिएट नहीं करा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट, आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आया बच्चे, कितने सालों बाद आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 के अंदर, ठीक है। इन्होंने कौन सा अलग किंगडम रखा, आपको पता होना चाहिए, फंजाई। फंजाई का इन्होंने अपना अलग किंगडम रखा, बाकी मैंने 3 और 4 बता दिए। इन्होंने अपने पास से कौन सा नया किंगडम ऐड करा, फंजाई को ऐड करा था। इनके अकॉर्डिंगली पांच किंगडम थे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रो यानी कि प्रिमिटिव सेल जो अर्थ के ऊपर पहले आए। प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोट सेल्स आते हैं। फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। कुछ फंजाई के पास ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कुछ फंजाई के पास प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि कुछ फंजाई ऐसी थी जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती थी, औरों के ऊपर डिपेंडेंट थी, है ना, हेटेरोट्रॉपिक थी। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी थी जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होने लगा था, मतलब मीडिएटर थी। ना हम उनको प्लांट्स में रख सकते थे, ना हम उनको प्रोटिस्टा में रख सकते थे, इसलिए उन्होंने नया किंगडम बनाया, दैट इज फंजाई। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि सम यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे कि क्लैम्डोमोनास और कैप्टन किंगडम प्रोटिस्टा। समझ में आई बात, है तो एल्गी, कौन सी, क्लैम्डोमोनास, लेकिन इन्होंने किसको, इन्होंने इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा था, अवे फ्रॉम रिमेनिंग एल्गी प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। और कुछ एल्गी है लेकिन उनको प्लांटी के अंदर रखा, समझ रहे हो, कुछ फंजाई इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर डाल दी, कुछ फंजाई इन्होंने प्लांटी के अंदर डाल दी। कोलेरा एंड क्लैम्डोमोनास कैसे, ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। कायदे से तो उनको प्लांटी के अंदर रखना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक है प्लांट्स की तरह, लेकिन इनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर। अब आगे पता चलेगा क्यों रखा गया, ठीक है। और लाइकेंस की तो उसमें कोई जगह ही नहीं थी। लाइकेंस क्या होते हैं भाई, लाइकेंस क्या होते हैं यार, लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आर एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन बोल सकते हो या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हो। बेटर वर्ड है कौन सा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके बीच में है यार, एल्गी एंड फंजाई के बीच में है, एल्गी एंड फंजाई से मिला जुला के एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, ठीक है। लाइकेंस, इनको तो कोई प्लेस ही नहीं दिया था, किसने, आर.एच. व्हिटेकर जी ने। मजा आ रहा है यार पढ़ने में, नहीं आ रहा मजा, बता दो यार। देखो मेरे को ना एक चीज पता है कि अगर आप YouTube खोलोगे ना तो आपको यही टॉपिक 6 घंटे 7 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है ना। लेकिन ये टॉपिक आपको, देखो टीचर क्या होता है ना, ज्यादा कुछ टीचर्स मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादा लंबी वीडियोस बना लेते हैं, जिससे कि यार उनको तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। लेकिन क्या तुम्हारा इनपुट उस वीडियोस में डालना सही है यार, तुम्हारा अभी इस टाइम पे ना ये माहौल होना चाहिए यार कि तुम कम टाइम में ना मैक्सिमम इनपुट ले लो यार। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यार जनवरी चल रहा है यार, ठीक है यार, फैम में तो पेपर ही है, तो अभी मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई फायदा है यार बहुत लंबा लंबा वीडियोस देखने का। अभी मिनिमम वीडियोस देख लो एक बार, पूरे कॉन्सेप्ट पूरे सिलेबस की देख लो, फिर आपके पास तब भी टाइम बचता है तो आप थोड़ा डिटेल में चले जाओ यार। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास में मैं कुछ भी छोड़ने वाली हूँ, कुछ भी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो इन्होंने किस किस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन रखा, पहली बात, ठीक है, सेल टाइप, कि सेल का वो टाइप कैसा है, सेल का टाइप कैसा है, फिर उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल है कि नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है। इन 4 बेसिस पे उन्होंने क्या क्या डाले, सेल टाइप 2 है, सेल टाइप सिर्फ उन्होंने 2 रखे, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या तो एक कोशिका जिसके अंदर एक सेल ही सारा काम कर रहा है, जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे कि अमीबा है ना, यूनिसेलुलर तो के नाम से तो अमीबा ही स्ट्राइक होता है ना माइंड में। या फिर यूकैरियोटिक्स में भी 2 है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है।
जो प्रोकैरियोटिक्स हैं और यूनिसेलुलर हैं उनका कौन सा है किंगडम, मोनेरा। मोनेरा के अंदर हम सारे प्रोकैरियोटिक्स पढ़ते हैं और सारे यूनिसेलुलर पढ़ते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक्स के अंदर उसमें भी जो यूनिसेलुलर है हम उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर मल्टी सेलुलर पे आ जाओगे तो उसमें सेल वॉल के बेसिस पे आप देखोगे जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल किसके पास है यार, और फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है यानी कि वो कैसे है यार, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉपिक है, तो कैसे हो गए, वो फंजाई में डाल दिए गए। और जो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं प्लांट्स, ये तो अलग से आपका चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। और एनिमल्स जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है और हेट्रोट्रॉपिक है ना, वो तो आपका अलग चैप्टर में ही पढ़ोगे। इस चैप्टर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को कवर करने वाले हैं और वायरस को भी कवर करेंगे। चलो पहले किंगडम पे आ जाते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बातें में मैंने भी आपको दो चीजें बताई, आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक्स हैं और सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक्स के साथ यूनिसेलुलर है। इनकी कोई भी किसी भी एग्जाम्पल के अंदर ऐसा नहीं है बहुत सारे टिश्यू बना रहे हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके बन रहे हैं, नहीं, सारे एक कोशिकाएं अमीबा जैसे, एक ही सेल सारा काम कर रही है, डाइजेशन भी, एक्सक्रिएशन भी, रिप्रोडक्शन भी, सब कुछ एक ही सेल में हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मोनेरा की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया, सारे जितने भी इतने करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया हैं सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। यूबिक्यूटस है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है इनके पास। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चे यार, प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या किसी भी सेल ऑर्गेनेलीज के पास मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती, तभी तो वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वो सेल है जो कि पृथ्वी पे सबसे पहले आए, प्रिमिटिव है, जिनके अंदर कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, कुछ भी साइटोप्लाज्म में पड़ा है अच्छे से विजिबल नहीं होता है, दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इनके पास रिजिड सेल वॉल है, राइबोसोम 70S है, सभी को पता है यार। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में आप लोग डिफरेंस जानते हो, यूकैरियोटिक्स में 80S होता है, प्रोकैरियोटिक्स में 70S। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप सब मोनेरा के अंदर लिख सकते हो, और कुछ और पेपर में ना याद आए तो। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। मोटाइल वो होंगे जिनके पास फ्लैजिलाए, और नॉन मोटाइल वो होंगे जिनके पास फ्लैजिलाए नहीं होते। इनका न्यूट्रिशन कैसा है बच्चे, हेट्रोट्रॉपिक है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में भी दो आ जाते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में किसी को डिफरेंस पता है क्या? सैप्रोफिटिक एंड बात करोगे आप पैरासिटिक की, तो सैप्रोफिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो वो हेट्रोट्रोपिक ही, यानी कि दूसरों के और ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना लेने के लिए। लेकिन सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि डेड, जो कि मरे हुए के ऊपर मौजूद होते हैं, डेड डिकिंग। और पैरासिटिक कौन है, जो लिविंग के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे कि जू हो गई यार। जू किसका एग्जाम्पल है, जो हमारे सर में जूएं दौड़ती हैं वो लिविंग का है, क्योंकि हम तो लिविंग है ना और हमारे से ले रही है वो, है ना। लेकिन डेड, जो डेड के ऊपर मौजूद है, जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गई है ना, डेड डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर अपना खाना लेती है। ये कैसे भाग रहा है आज लिख के। और इसमें से कुछ ऑटोट्रॉप भी है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो यार, नॉर्मल बैक्टीरिया का डायग्राम है, देख पा रहे हो, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इवन कैप्सूल भी मौजूद है। तभी तो सारे के सारे बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, चाहे उनको 1000 डिग्री का टेम्परेचर दे दो, चाहे उनको -डिग्री का टेम्परेचर दे दो, वो सर्वाइवल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कैप्सूल मौजूद होती है यार, ये इनको हर जगह सर्वाइव करवाने में मदद करवाती है। क्लियर?
मोनेरा के टाइप देखोगे यार, ये सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं। ये अपनी जैसे दिखते हैं वैसे बन जाते हैं, बहुत सिंपल है। और वो गोलू गोलू से दिखते हैं, छुटकू छुटकू से, प्यारे प्यारे से, तो कौन से हो जाएंगे? कोकाई। बैसिलस रॉड की शेप में दिखते हैं तो कैसे हो जाएंगे? बैसिलस। ये रे स्पोर्स। स्पाइरुलिना यानी कि ऐसे टेढ़े मेढ़े स्पाइरल की तरह दिखते हैं तो स्पाइरेलिया बैक्टीरिया। और विप्रो कौन से होते हैं यार? कॉमा शेप के बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया। तो जैसे दिखते हैं उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे बच्चा? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं। असेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, दोनों से ही ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं यार? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी दो हैं, एक होते हैं बाइनरी फिजन और दूसरा कौन सा है? स्पोरुलेशन। बाइनरी फिजन यार सभी को पता है, एक सेल से दो में टूट जाते हैं। क्या हो जाता है उसके अंदर? बाइनरी फिजन हो जाता है। ठीक है। स्पोरुलेशन में क्या होता है ना, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर उससे नए नए बनते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है। और सेक्सुअल में तो आपको पता ही है, ये भी 3 टाइप से होते हैं, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्जुगेशन के बारे में बता रखा है। यानी कि और हाँ, ये जितनी भी पीपीटी है देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप सभी के लिए बनाई है। ठीक है। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो क्या, तो यार आप लोग हमारे चैनल से ले सकते हो। मतलब चैनल क्या, आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो adda247.com और उस पर आप लोग ये जाके ले सकते हो, आपकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। बाइनरी फिजन यार सिंपल सा है, 1 से 2 में टूटता है, आपको इसमें ज्यादा समझाने का जरूरत है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। स्पोरुलेशन की बात करोगे, द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल प्रोड्यूस स्पोर्स ईच ऑफ विच इनटू डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। यानी कि स्पोर्स बनाते हैं, एंडोस्पोर्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं अंदर, और एक्सोस्पोर्स जो बॉडी के बाहर बनते हैं। ठीक है। ये तभी बनते हैं जब कंडीशन कैसे होती है यार? अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखोगे तो ये कॉन्जुगेशन, यानी कि एक का डीएनए प्लाज्मिड से होता हुआ दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस by which one bacterium transfer its genetic material to another bacteria through direct contact. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी? जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर कितने टाइप के बैक्टीरिया आते हैं? पहला आते हैं आर्क्यू बैक्टीरिया, दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। आर्क्यू बैक्टीरिया एंड दूसरे कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया। आर्क्यू बैक्टीरिया की अगर आप लोग बात करोगे तो ये हेलोफाइल्स यानी कि एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में भी सरवाइव कर जाती है। थर्मो का वर्ड जहां भी आ जाए मतलब क्या है इसका? टेम्परेचर से। एसिडो मतलब एसिडिक। मीथेनोजेंस मतलब, देखो आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको नाम में ही मतलब निकाल लेना है। मीथोजेनस मतलब यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। आर्क्यू बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स यानी कि सॉल्ट, हेलो मतलब ही आपको कहाँ दिखेगा? सॉल्ट वाले से। आर्क्यू बैक्टीरिया में कैसे हैं? सॉल्ट रेजिस्टेंस है। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक पीएच पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, और वो वाले बैक्टीरिया आते हैं जो मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि अपना खाना लेने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर और कौन आ जाएंगे? एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा। यार माइकोप्लाज्मा तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसी के अंदर आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन है यार? माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आते हैं? माइकोप्लाज्मा आते हैं पीपीएलओ के अंदर। पीपीएलओ क्या है यार? प्लूरोनिम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ यानी कि प्लूरोनिम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि साइज में सबसे छुटकू है, सबसे छुटकू। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो कि आप सभी को पता है सबसे बड़े वाले बैक्टीरिया
सॉरी सबसे बड़ा सेल की बात करोगे, यानी कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, या फिर अब मैं बोल सकती हूँ स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटा सेल पूछते हैं ना कौन सा है साइज में, तो क्या बोलते हैं भाई, माइकोप्लाज्मा है या फिर पीपीएलओ है, ठीक है। और अगर लार्ज साइज का सेल देखते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, आप सभी को पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। क्लियर? चलो अब एक एक करके देखते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया की बात करोगे, इसके अंदर 3 टाइप के आ जाते हैं। कौन कौन से? हेलोफाइल्स हैं, ठीक है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजन। आर्कियो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि सबसे पहले आए, प्रिमिटिव है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। देखो जो हमारी अर्थ है उस पे पहले कितनी एक्सट्रीम कंडीशन थी, एकदम लावा निकलता था, सूप, जितने भी आप ओशन देख रहे हो ना, गर्म पानी के उबलते हुए सूप थे, तो वैसे में ये बैक्टीरिया तब से बने थे। तो ये ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स में, हेलोफाइल्स यानी कि सैलाइन एनवायरनमेंट, सॉल्टी वातावरण में भी सरवाइव कर जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं मोस्टली? ग्रीन सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए, हेलोबैक्टीरियम। थर्मोएसिडोफाइल्स मैंने बता दिया, हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच में पाए जाते हैं, है ना। एसिडिक यानी कि लो पीएच, कितना पीएच होता है उनका? 1 to 7, 1 to 6 मानो। दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन येलोस्टोन एसिड पूल, ये भी यूएस के अंदर है। एग्जाम्पल सल्फो लोबस। देखो इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग एग्जाम्पल्स लिख के आ रहे हो ना तो एग्जामिनर आपको वैसे ही नंबर बांट देगा, वैसे ही नंबर बांट देगा। ठीक है। उसके बाद मीथेनोजेंस की बात करते हो, फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी किसी गाय है वो कौन आते हैं, रूमिनेंट्स में आ जाती है, उनके गट्स के अंदर मोस्टली मीथेनोजेंस बैक्टीरिया मिलते हैं। ये मीथेन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? मीथेनोबैक्टीरियम। कौन सा? मीथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी है भाई, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया है और इनके अंदर क्लोरोफिल ए, फाइकोकोइन एंड फाइलोएरिथ्रीन है, यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल मौजूद है। कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई? फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल रीजन्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टेक। दो एग्जाम्पल याद कर लो, एनाबेना एंड नॉस्टेक। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, स्पाइरल की शेप के, माइक्रोसिस्ट एंड नॉस्टेक। इतना नहीं याद करना, आपको सिर्फ साइनोबैक्टीरिया तक याद रखना है, ठीक है। ये ट्रू बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। यू बैक्टीरिया कौन? ट्रू बैक्टीरिया ही कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है जो कि किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। सेकेंड आ जाते हैं इसके अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमो यानी कि केमिकल से अपना पेट भरते हैं, केमिकल्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि दूसरों से अपना फूड लेते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज इसका एग्जांपल है। और माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट सेल्स के अंदर आते हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर। कौन से? स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रेट्स जितने हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, अमोनिया हो गया, उनसे अपना क्या? अपना पेट भर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या? ये रिलीज करते हैं एटीपी का प्रोडक्शन भी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया यार बहुत सिंपल से, जो और उससे खाना लेते हैं, जैसे कि दही बनाने में लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया कैसा? एक हेट्रोट्रॉपिक नेचर है। और सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में कौन से टाइप के बैक्टीरिया है यार? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कार्ड फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एंटीबायोटिक्स में यही काम आते हैं। और इसमें से कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डिजीज बनाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। जैसे कि कौन सा बच्चे? कोलेरा हो गया एंड टाइफाइड हो गया। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा यार? हाँ मुन्ने आ रहा? यू बैक्टीरिया के अंदर 2 आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, यानी कि इसके अंदर माइसीलिया बैक्टीरिया आएंगे जो कि डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। और जो इतना हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको तोड़ने में, डिकम्पोज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि लिग्निन हो गया,
काइटिन हो गया। लिग्निन भी एक मटेरियल है जिसको ब्रेक डाउन करने में, मिलाने में मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज है। माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। एग्जिबिट करता है प्लूरोमॉर्फिज्म एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये एरोबिक भी होते हैं इनमें से कुछ, और कुछ एनारोबिक भी होते हैं, दोनों। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? क्लियर भाई एवरीवन? आई होप कि मोनेरा इससे ज्यादा एकदम होता नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में कोई नहीं समझा सकता यार। एकदम प्रॉपर इतने अच्छे से मैं चार्ट बना के लाई हूँ आपके लिए कि मतलब आपको कोई भी, मतलब मुझे पता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें इधर का ही भी कोई भी लाइन डाल दी गई है, लेकिन ये बहुत सिस्टमैटिक वे में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं हम अगले किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसके सेल्स कैसे हैं? अब एडवांस हो गए हैं। कैसे हो गए? एडवांस हो गए हैं, यानी कि अब ये प्रोकैरियोटिक्स से कैसे हो चुके हैं? यूकैरियोटिक्स हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक्स से। और इसके अंदर सारी के सारे कैसे आ गए हैं? यूकैरियोट्स आ गए हैं अभी भी, हैं अभी भी सिंगल सेल के, ठीक है। और इनके पास अभी तक, इनके पास क्या आ गए हैं? इनके पास एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, और ये मोस्टली प्राइमरीली कैसे हैं? पानी में मिलने वाले हैं। अभी जो मैंने अभी आपको मोनेरा बताया ना, वो हार्श कंडीशन में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये 80 to 90% पानी में मिलने वाले हैं। इनके पास सीलिया होता है, फ्लैचिला होता है लोकोमोशन के लिए। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करोगे तो इसमें से कुछ प्लांट्स लाइक है, सारे प्लांट्स लाइक, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? क्रायोफाइटा, प्रायोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। क्रायोफाइटा के बारे में बात करोगे, ये फर्दर दो में क्लासिफाइड है, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। किसमें? डायएटम्स एंड डेस्मिड्स में। प्लांट्स में कौन से आ जाएंगे? क्रायोफाइटा, प्रायोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा। पहला हम किसके बारे में बात करेंगे यार? क्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में, क्रायोफाइटा। क्रायोफाइटा के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। क्रायोफाइटा ये मोस्टली फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, यानी कि पहले तो ये बात मान लो कि प्रोटिस्टा मोस्टली पानी में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी एंड मरीन वाटर में भी। और ये कैसे हैं? मोस्टली सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स होंगे तो आपको याद रखनी है कि इनके पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, ठीक है। आप समुद्र के अंदर हम अब तक वो पढ़ते हैं ना, फूड चेन, उसके अंदर हम समुद्र के अंदर देखते हैं जू प्लांक, फाइटोप्लैंक्टन, जू सबसे छोटे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो अपना खाना सीधा लाइट से बना लेते हैं, फिर जू प्लैंक्टन जो उनको खाते हैं, फिर स्मॉल फिश उन्हें खाती है, फिर लार्ज फिश उन्हें खाती है। ऐसे फूड चेन चलती है किसके अंदर? पानी के अंदर। तो जो हम पढ़ते हैं ना फाइटोप्लैंक्टन, वो यही है, फाइटोप्लैंक्टन यही होते हैं। ये फर्दर दो में क्लासिफाइड हैं, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। डायएटम्स की बात करोगे तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के अंदर। पूरा का पूरा जितना भी ओशन का सिस्टम है, एनर्जी है, सब इन्हीं से आ रही है, क्योंकि चाहे छोटी फिश हो बड़ी फिश हो, सभी लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसे ही खा के मौजूद है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, एक लाइन में 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, कौन है? डायएटम्स है। इनको इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोल देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन। मोस्टली नॉन मोटाइल है, हिल नहीं सकते हैं। और ये डायएटम्स कैसे हैं? मतलब काइंड ऑफ डेड डायएटम्स फॉर्म डायएटमेशियस अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर इसकी लेयर भी है, जो कि हम फॉसिल्स में देख चुके हैं, फॉसिल्स इनके बचे हुए हैं। ये किस किस में काम आते हैं यार? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स में, टूथपेस्ट में, मेटल्स पॉलिश, बहुत जगह ये काम करे जाती हैं। इसका सेकेंड जो पार्ट है दैट इज डेस्मोइड, इसको हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी नहीं, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं यार? डेस्मिड्स को बोलते हैं। और ये एल्गी नहीं है, ये असलियत में प्रोटिस्टा है। ये यूनिसेलुलर है और माइक्रोस्कोपिक है। गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन गोल्डन दिखते हैं,
ठीक है। इनके पास पिगमेंट होता है जिसकी वजह से गोल्डन दिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूका ज़ैंथिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ये एज अ फूड रिजर्वियर भी हम लोग खाते हैं। समझ में आ रही है ना बात भाई? क्लियर होता चला जा रहा है ना सब कुछ? उसके बाद आगे की बात करते हैं प्रायोफाइटा एंड यूग्लियोनोफाइटा के बारे में। ये देखो 2 और बच गए, प्रायोफाइटा एंड यूग्लियोनोफाइटा। कौन कौन से? प्रायोफाइटा एंड यूग्लियोनोफाइटा। ठीक है। प्रायोफाइटा के बारे में बात करोगे तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम से भी नाम जानते हैं, क्योंकि इनका कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ ऐसे फ्लैजिला निकले हुए हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, माइक्रोस्कोपिक हैं। और अभी तक हम यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर पे तो पहुंचे ही नहीं है। सारे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है और बाइफ्लैजिलेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके ऊपर एक बहुत स्टफ सी ठोस सी लेयर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज प्लेट। मोस्टली मराइन है। ऑटोट्रॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, खुद से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद यूग्लिनोइड्स की बात करोगे, दे कंसिस्ट ऑफ यूग्लिनोइड्स अमंग अदर्स। यूग्लिनोइड्स आर यूनिसेलुलर है, बाइफ्लैजुलेट्स हैं और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली। अंतर क्या है इन दोनों में? प्रायोफाइट्स, प्रायोफाइट्स कैसे हैं यार, ये मोस्टली मरीन है, और ये यूग्लिनोफाइटा ये फ्रेश वाटर वाले। कैसे हैं बच्चे? फ्रेश वाटर में मोस्टली आपको ये मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। और इनके पास पैलिसिक की सेल वॉल है, मतलब पैलिसिक की आप बोल सकते हो लेयर है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ होलोजोइक है, जैसे कि हम लोग हैं होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कुछ इसमें से, ये तो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ प्रोटिस्टा यूग्लियोनोफाइटा में जो अपना खाना भी बनाते हैं इसमें से कुछ, और कुछ औरों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसलिए इसको लिंक भी माना जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि प्रोटिस्टा ही क्या है, इसमें से कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको सारे बताया कि सारे के सारे फोटो यानी कि ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सबके पास क्लोरोफिल मौजूद है। लेकिन यूग्लियोनोफाइट इसके पास लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई याद रखोगे, याद रखोगे, प्रोटिस्टा लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्रोटिस्टा में भी कौन सा? यूग्लियोनोफाइटा। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ फंजी लाइक प्रोटिस्टा भी है, जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के से नाम से जानते हैं। जिसमें आप स्लाइम मोल्ड्स की बात करोगे तो ये दो हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और असेलुलर। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स यानी कि इनके पास अमीबा लाइक सेल है विद नो सेल वॉल। अमीबा की देखिए ना ऐसे होती है स्ट्रक्चर, ऐसे कोई सेल वॉल नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है। ठीक है। ये सूडोपोडिया भी बनाते हैं, सारे अमीबा लिख दो, सूडोपोडिया बनाता है ना, ऐसे खाना बनाना हो तो ऐसे सूडोपोडिया बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की बात करोगे तो उनके पास प्लाज्मोडिया है अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये हमेशा प्लाज्मोडिया नहीं बनाते, ये हमेशा प्लाज्मोडिया बनाते हैं, ये सुटेबल कंडीशंस में ही प्लाज्मोडिया बनाते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, स्पेशल क्वालिटी है इनकी। सेल वॉल तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, लेकिन इसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। किसके पास? असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के पास। दे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट एंड फॉर्म्स स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं, ये तो अब आपको पता ही है। कोई भी यूनिसेलुलर है, वो जब भी उसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती वो स्पोर्स बनाना चालू कर देती है, ताकि उसका रिप्रोडक्शन ना रुके, ताकि उसकी प्रोजेनी आगे पर आगे चलती रहे। समझ में आ रहा है यार बात या नहीं आ रहा? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में देखेंगे? यूनिसेलुलर मतलब
एनिमल्स लाइक, मतलब फंजाई लाइक देख लिया, अब देखते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ। एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ में देखोगे कि इसमें सारे के सारे, पहले तो अब तक यूनिसेलुलर चल रहे हैं, मल्टी सेलुलर तो आए नहीं है, ये तो आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। एनिमल्स लाइक यानी कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना खाने के लिए, एनिमल्स में आ गए, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि होलोजोइक है या फिर पैरासिटिक है, अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और इनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं मूवमेंट के लिए। पहला है एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड या फिर स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड की बात करोगे ये फ्रेश वाटर में, देखो कंपेयर करते हो पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फ्लैजिलेटेड भी फ्री वाटर, फ्रेश फ्री वाटर, फ्री लिविंग है, और पैरासिटिक है, ये एक्वेटिक है, यानी कि मरीन में भी पाया जाएगा, ठीक है। ये पैरासिटिक है। इसके पास क्या है, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड शो एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट देखा है, देखो एमीबा की तरह, मानो ये खाना है, मानो ये क्या है, खाना है, ये है एमीबा, ऐसा होता है एमीबॉइड मूवमेंट। ये इसकी तरफ चल चल के आ रहा है, इसकी तरफ से खिसक खिसक के, छोटे छोटे फ्लैजिला इसकी तरफ खिसक खिसक के आ रहा है, और धीरे धीरे से और आया खिसक खिसक के, और ऐसा ऐसा सूडोपोडिया बनाता जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूडोपोडिया बनाता जा रहा है। और इसके पास आने तक इसने ऐसा ही सूडोपोडिया बना लिया, ऐसा, मतलब ऐसा शेप वाला जिसके अंदर ये खाना अंदर ले ले, और फिर ये खाना ये ऐसे अंदर ले लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया मूवमेंट। उसके जैसे ही फॉर्म कर लेता है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, क्लियर। फ्लैजिलेटेड में देखोगे फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, मरीन भी है, यानी कि साफ पानी में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करता है। एग्जाम्पल स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपनोसोमा ब्रूसिया। एक्वेटिक की बात करोगे तो उसके पास कैविटी है दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सीलिया हेल्प्स इन फीडिंग पैरामीशियम एंड वार्टिसेला। कौन सा आ जाएगा इसमें, पैरामीशियम एंड वार्टिसेला। स्पोरोजोन्स की बात करोगे तो इसके अंदर कॉज डिजीज करेंगे, हैव इन्फेक्शन, स्पोर लाइक स्टेज होती है, इसमें स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि मलेरिया के अंदर बनता है स्पोर्स, है ना, स्पोर्स ही तो बॉडी में जाके इंजेक्ट करते हैं, जिसमें मच्छर में भी आते रहते हैं और इंसान के अंदर भी वो घूमते रहते हैं, लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। नेक्स्ट पे आ जाओ यार, फंजाई। मोनेरा हो गया एंड प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद आ जाओ किसके ऊपर यार, फंजाई के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि जितना ये मेरी इतनी बढ़िया सी पीपीटी है, आप इसको पढ़कर यार इतना कंफ्यूज होगे ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। किंगडम फंजाई की बात करोगे तो पहली बात तो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप सभी को पता है फंजाई ये बीच की है, यानी कि प्लांट्स में भी आती हैं और प्रोटिस्टा में भी। अपना खाना इसमें से खुद भी बनाती हैं, दूसरों पे भी डिपेंडेंट रहती हैं कुछ फंजाई, ठीक है। किसने इस वाली किंगडम की खोज करी थी, आर एच व्हिटेकर जी ने। किंगडम फंजाई को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज माइकोटा, दैट इज माइकोटा। फंजाई मोस्टली, यानी कि मोस्टली क्या, सारे के सारे ही यूकैरियोटिक्स हैं, और ये मोस्टली डिकम्पोजिशन, है ना, यानी कि जितनी भी डेड डिकिंग मटेरियल्स है उनको मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब करवाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इकोसिस्टम का। अगर ये नहीं होंगे यार तो हमारी इकोसिस्टम कैसे हेल्दी रहेगी, डिकम्पोजिशन ही नहीं रहेगा, हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इनके बिना, फंजाई के बिना तो, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। इसमें यीस्ट फंजाई में आती है, इसको छोड़ दो बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। सिर्फ यीस्ट कैसी है भाई, सिर्फ यीस्ट ही यूनिसेलुलर है, यीस्ट ही कैसी है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी बनी हुई है इसमें सेल वॉल, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। इसके अंदर जितना भी स्टोर्ड मटेरियल है फूड का फॉर्म में, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन याद रखना है बस, ठीक है। इसका हैबिटेट ये कहाँ मिलती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह मिलती है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर,
पृथ्वी पे, लैंड पे, हर जगह, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मोस्टली इसका फेवरेबल कंडीशन वहां है जहाँ पे गर्माहट ज्यादा हो, गर्मी हो। ठंडे में इतनी नहीं मिलेगी। वार्म एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी कि जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हो। और ये मोस्टली कैसी है, टेरेस्ट्रियल है, भूमंडल पे रहने वाली है, धरती पे रहने वाली है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ पानी में भी पाई जाती है, हवा में भी, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। और इसमें से इनके पास एक फेज होता है, इसकी स्पेशल चीज है डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज क्या होता है कि कुछ फंजाई होती हैं जो कि स्पेशल कंडीशन में इनके पास 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। कैरियन वर्ड ही, कैरियन अगर आप कहीं भी वर्ड सुनो उसका मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियाई से। डाई यानी कि ये बहुत कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि ये n+n न्यूक्लियाई रखती है। वैसे सिंगल ही न्यूक्लियाई होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 न्यूक्लियाई भी रखती है, स्पेशल कंडीशंस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई के लिए, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ये 2 चीजों पे क्लासिफाइड है, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहली बात तो अगर इनके पास सेप्टेट और असेप्टेट में, यानी कि मानो ये फंजाई है, अगर इसके पास ऐसे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट मौजूद है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। ऐसे पर्टिकुलर अगर इसके पास कंपार्टमेंट मौजूद है, दैट इज सेप्टेट। और अगर इसके पास ऐसे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसे प्लेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ऐसे कंपार्टमेंट मौजूद नहीं है, दैट इज असेप्टेट। इनके पास बॉडी होती है लंबी, इस पूरी बॉडी को आप लोग क्या बोलोगे, हाइफी। क्या बोलोगे इसको, हाइफी, ठीक है। और इनके पास ऐसा नेटवर्क होता है, जैसे इसमें से एक ब्रांच निकल गई ऐसे, इसमें से एक ब्रांच निकल गई ऐसे, इस ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। समझ में आ गई। फंजाई का फिलामेंटस बॉडी या हाइफी बोलते हैं, ठीक है। माइसीलियम ऐसे इनमें निकला रहता है, ये माइसीलियम है, दिख रहे हो ना, दैट इज माइसीलियम, ठीक है। 2 टाइप्स हैं सेप्टेट्स, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स नहीं है, कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म है, कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन इसके अंदर है ही नहीं, क्लियर। इसके बाद इसका जो फंजाई है ये सारी तरीकों से डिपेंडेंट होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारी फंजाई खुद खाना बनाती है, नहीं। ऐसा भी नहीं कि सारी फंजाई दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है, नहीं। ये इसका वाइडर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हर तरीके से खाना ले सकती है, इसलिए इसकी वैरायटी ज्यादा है, ठीक है। फंजाई कैसी है, आर्किलोफाइलस है, आर्किलो, ए कहीं पे भी लग जाता है यानी कि नहीं है। और क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल्स नहीं होती, तो ये कैसी हो गई, अक्लोरोफिल हो गई, ठीक है। और जिनके पास क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं है यार, क्लोरोफिल की वजह से तो ये ऑटोट्रोपिक्स बनते हैं सारे प्लांट, और जिसके पास क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं है वो सारे के सारे फंजाई कैसी हो गई, जाहिर सी बात है यार, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सैप्रोफिटिक की बात करोगे, अभी मैंने आपको बताया ये होती है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे उगती है। पैरासिटिक की बात करोगे, ये उससे खाना लेती हैं जो कि लिविंग होती है, क्या होती है, लिविंग होस्ट। सिम्बायोटिक की बात करोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको लाइकेंस बताया, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखती है। अच्छा तू खाना ले आ, मैं पीने का ले आता हूँ, है ना, तू घर बना ले, मैं अंदर फर्नीचर लगा देता हूँ, ऐसे आधा काम तू कर ले, आधा काम मैं कर लूँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, एग्जाम्पल 2 माइकोराइजा, जो फंजाई और प्लांट्स के साथ रहती है, माइकोराइजा जो फंजाई और प्लांट्स का एसोसिएशन है, लाइकेंस जो एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है यार। देखो जाहिर सी बात है, डेड पे अगर उग रही है तो रिसाइकिल करेगी, जितना भी उस जो डेड के ऊपर मरा हुआ जितना भी मैटर है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, लिविंग के ऊपर रहेगी, तो ये हार्म भी कर सकती है और कभी कभी हार्म नहीं करती। जू कैसी है, पैरासिटिक है, लेकिन ये किसी किसी के ऊपर, जिसके ऊपर पल रही है उसको हार्म भी कर सकती है, फिर न्यूट्रल भी रह सकती है। अब देखो इसके रिप्रोडक्शन भी वाइडर वेराइटीज के हैं यार, ऐसा नहीं है कि ये केवल सेक्सुअल करती है या असेक्सुअल करती है,
ये आपको सारे टाइप के दिखाई देंगे, यानी कि आपको ये वेजिटेटिव भी दिखाई देगा, सेक्सुअल भी दिखाई देगा और असेक्सुअल भी। यानी कि फंजाई के पास एक तो वाइडर मोड ऑफ क्या है, खाने का है, सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है ना। ऐसे ही 3 वैरायटीज, ऐसे ही आपको सीक्वेंस में याद रखती चलनी है। रिप्रोडक्शन भी इसका 3 टाइप से है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, यानी कि अगर एक फंजाई है वो 2 में टूट जाएंगे, सिंपल। फिजन क्या होता है यार, फिजन यानी कि एक सेल है उसके अंदर माइटोसिस क्या होता है, उसके अंदर अमाइटोसिस होता है। फिजन के अंदर क्या होता है यार, अमाइटोसिस होता है। अमाइटोसिस की वजह से वो 2 सेल्स में चले जाते हैं। बडिंग यानी कि अगर ये क्या है, ये फंजाई है, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट निकलेगा और यही बाद में बड़ा हो जाता है। डिफरेंस पता चल गया। फ्रेगमेंटेशन, कोई ये बड़ी एल्गियस को 2 में तोड़ दूं तो क्या, फ्रेगमेंटेशन। फिजन यानी कि अमाइटोसिस, और बर्डिंग यानी कि इसके ऊपर ही छुटकू सा निकल गया, है ना, और वही बड़ा होता चला गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स से होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं भाई, इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स के फॉर्मेशन की बात करोगे तो कितने, 4 स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं। oospores, zygospores, ascospores एंड basidospores। याद करते चलना यार, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। एनसीईआरटी में बहुत घुमा घुमा के चीजें लिख रखी है, इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता कि कोई फंजाई आपको समझा सकता है। इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यार। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करोगे, इसमें 3 टाइप से स्पोर है, स्पोरंजियोस्पोर, कैनिडियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। असेक्सुअल में कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, 3, स्पोरंजियोस्पोर, कैनिडियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल में 4 टाइप के, oospore, zygospore, ascospore एंड basidospore। हाँ जी, आगे बढ़े। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फ्यूज होते हैं। गैमेट्स कितने, 3 टाइप के, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ooगैमी। यानी कि 2 सिमिलर टाइप के स्पोर्स हैं, यानी कि मेल भी सिमिलर है, फीमेल भी सिमिलर है। तो आइसो मतलब ही क्या, एक जैसे, गैमी मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। एंजियोस्पोर यानी कि एक तो बहुत बड़ा स्पोर्स है और एक छुटकू सा स्पोर्स है, 1 बिग एंड 1 स्पोर्स। ooगैमी यानी कि एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, यानी कि एक तो लार्ज है, ठीक है, और नॉन मोटाइल है, और एक स्मॉल है और एक कैसा है, मोटाइल है, यानी कि इसके फ्लैजिला होंगे, दैट इज नोन एज ooगैमी, एंसियोगैमी एंड आइसोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यार दोनों फेज होंगे यार। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपको पता होना चाहिए उसके अंदर दोनों फेज होंगे। पहले तो सिंगल फेज होता है जिसके अंदर प्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों सेल्स मिल जाते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं, यानी कि डाइप्लॉइड हो जाते हैं। तभी तो गैमेट्स का फ्यूजन ही तो इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनवाता है यार। अगर फ्यूजन ही नहीं होता तो असेक्सुअल रहते ना। यही तो चीज है जो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मतलब क्या होता है, 2 गैमेट्स का फ्यूज हो जाना। तो आप इसकी पूरी साइकिल में देखोगे, एक बार ये हैप्लॉइड भी होंगे और एक बार ये डाइप्लॉइड भी होंगे। ये देखो, ये क्या है, ये आपको सभी को पता है कि ये मानो क्या है, ये क्या है, ये है फंजाई, ये माइसीलियम है, और इसके सारे सेल्स कैसे हैं, एन। फंजाई के सारे सेल्स कैसे हैं, एन है, 2n नहीं है, सारे सिंगल एन है, ठीक है। इसमें प्लाज्मोगैमी हुई, यानी कि सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट माइसीलियम फ्यूज, इसी के अंदर के 2 ही सेल फ्यूज हो गए। जब ये फ्यूज हो गए इस समय कैसे 2n हो गए, इस समय कैसे 2n हो गए। और फिर कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। कैरियो मतलब ही क्या होता है यार, न्यूक्लियस, फ्यूज हो गए, और फ्यूज होते ही ये कैसे बन गए, जाइगोट, फिर से एन बन गए यार, फ्यूज हो गए ना, फिर से एन बन गए, फिर इससे मियोसिस हुआ, मियोसिस होके इससे स्पोर्स बने और फिर यही स्पोर्स बड़े हो गए। बहुत सिंपल सी कहानी है।
मियोसिस हुआ तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यार, माइटोसिस होता तो कहाँ है बात का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस किसमें होता है, गैमेट्स में होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये कैसा था यार, 2n था, ठीक है, इससे मियोसिस हुआ तो ये nn हो गया, फिर से ये पूरी बॉडी बन गई। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, एक बार बस ध्यान से समझने की देरी है। ठीक है, फंजाई की बात करोगे तो इसके अंदर दो सब वो है क्लासिफिकेशन। एक वो फंजाई है जिसके अंदर असेप्टेट माइसीलियम है, असेप्टेट यानी कि मैं बता दूं ये फंजाई उसके अंदर सेप्टेट नहीं है, यानी कि सब में क्या है, सब में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस भरा पड़ा है, असेप्टेट। वो कौन से आ जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज, जिसके अंदर सेप्टेट नहीं है। सेप्टेट के अंदर 3 आ जाएंगे, ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। सेप्टेट वाले 3 ड्यूट्रो, बेसिडो एंड एस्कोमाइसिटीज, और एसेप्टेट वाले फाइकोमाइसिटीज। पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। आप सभी को पता है कैसे हैं, ये असेप्टेट होते हैं, ठीक है, और ये पानी में भी मिलते हैं, एक्वेटिक है, और मोस्टली कैसे डिकेइंग, डेड डिकेइंग पे पढ़ते बढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासिटिक है, यानी कि ये सारे के सारे पैरासिटिक पे ही उगते हैं। रिप्रोडक्शन सब तरीके से सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। अब बस आपको याद रखना है, अब तक मैंने जितने भी स्पोर्ट्स बताए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बस अब आपको नाम लिख देना है, अंदर का मैं आपको समझा चुकी हूँ। असेक्सुअल यानी कि स्प्रैंजियोस्पोर्स से होते हैं, सेक्सुअल oospores जिसमें एक जैसे स्पोर्स बनते हैं, और ज़ाइगोस्पोर्स से होते हैं, ठीक है। असेप्टेट माइसीलियम के अंदर कौन से हैं, फाइकोमाइसिटीज, इसके अंदर 2 टाइप से हो रहा है क्या, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओमाइसिटीज एंड ज़ाइगोमाइसिटीज से। ये देखो इसमें क्या है, प्रोसेस क्या है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहले तो oospores बनते हैं जैसे स्पोर्स, फिर ये फ्यूज हो जाते हैं मियोसिस से, ठीक है, और फिर ये मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनके नया पूरा का पूरा जर्मिनेशन हो जाता है, आइसोगैमस, ठीक है, ये एनसियोगैमस थे, और ये कौन से, ये भी एनसियोगैमस है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मियोसिस होता है, फिर जर्मिनेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है, फाइटोपाइथोरा इन्फेक्टोस, या फिर एल्बूजा, कैनिडिया, राइजोपस, या फिर म्यूकर। एग्जाम्पल याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एस्कोमाइसिटीज, आपको ये वाला कंप्लीट हो गया ना, ये एक लौता ऐसा क्लासिफिकेशन है फंजाई का माइकोसिटीज जो कि असेप्टेट है, बाकी सारे जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, सेप्टेट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पहले तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, भी आगे दिखाती हूँ, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। रेयरली यूनिसेलुलर, सिर्फ यीस्ट है यूनिसेलुलर, बाकी सारे इसमें मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सेप्टेट है, और माइसीलिया बहुत सारी है। रिप्रोडक्शन सब तरीके से होगा, वेजिटेटिव भी दिखेगा, असेक्सुअल भी सेक्सुअल, यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपको क्या याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज में किससे हो रहा है, कैनिडियोस्पोर्स, उन स्पोर्स का नाम क्या है, कैनिडियोस्पोर्स। ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे कि फ्रूटनिंग बॉडी को एस्कोकार बोलते हैं, एस्कस बनता है, और फिर इसके अंदर क्या होता है भाई, मियोसिस होती है, और 8 सेल्स बन जाते हैं एस्कोस्पोर्स, और फिर ये एस्कोस्पोर्स ही बड़े होके एस्कोमाइसिटीज बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इकोनॉमिकली इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसको ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसको एज अ सिंगल सेल फंजाई के तौर पे भी खाया जाता है, ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेसिडोमाइसिटीज को लेकर। बेसिडोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यार, ये क्लब फंजाई है, पैरासिटिक है, यानी कि होस्ट जिंदा लिविंग पे उगते हैं, रस्ट एंड स्मट्स के नाम से भी जानते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सारे तरीके का मिलेगा, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल, किससे, स्पोर्स से, और जनरली नहीं फाइंड होता है तो स्पोर्ट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसका है, बेसिडोमाइसिटीज है, तो नाम भी क्या हो जाएगा, बेसिडियोकार्प, बेसिडिया बनाते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। देखा नाम से ही सब कुछ याद कर लेना है।
नेक्स्ट है कौन सा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही मशरूम आते हैं, खाते हो ना तुम लोग टेस्टी टेस्टी मशरूम, हाँ इसके अंदर मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं, पूफे बॉल्स आते हैं, सारे बैसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं किसका, ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूट्रोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, यानी कि अच्छे से फंजाई नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ एनिमल वाले फीचर्स भी हैं, ये अपना खाना कभी कभी खुद नहीं भी बनाते हैं। सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड है। ठीक है, सैप्रोफिटिक यानी कि जिंदा पे भी कुछ रहते हैं और कुछ मरे पे भी रहते हैं। ठीक है, हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग या डिकम्पोजिशन में इनका बहुत ज्यादा रोल है, डिकम्पोजिशन में। रिप्रोडक्शन आपको सब में सब तरीके का मिलने वाला है। रिप्रोडक्शन की बात करोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल किससे मिलेगा, कॉनिडिया से, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। सिर्फ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं है, याद रखेंगे। बाकी सब में सारी वाइड वैरायटीज है, वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। क्लियर, इसमें नहीं मिलेगा आपको, किसमें, ड्यूट्रोमाइसिटीज में, इसमें कॉनिडिया से होता है। एग्जाम्पल टर्कोडर्मा, ऑल्टरनेरिया या फिर कॉलेट्रिकलम। दो दो एग्जाम्पल याद कर लेना, काम बन जाएगा आपका। इसके बाद यार किंगडम प्लांटी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वो अलग चैप्टर में आपको पढ़ना है। ऑटोट्रोपिक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो आप फर्दर आगे पढ़ोगे कौन कौन से, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, है ना, वो सारे आप लोग किसमें पढ़ोगे, किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाली, आपको एनिमल्स भी पता है यार, कितना वाइड चैप्टर है ये, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें छोटी सी चीज थी, वायरस। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहली बार वायरस का टर्म किसने दिया था, डिमित्री इवानोव्स्की ने दिया था, डिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस में इसको ढूंढा था। ठीक है, और एम.जे. बेजनबर्ग ने इसको एक्सट्रैक्ट करा था। नाम तो किसने दिया, डिमित्री इवानोव्स्की ने। ठीक है, लेकिन इसको पहली बार एक्सट्रैक्ट करा गया था किसमें से, टोबैको मोज़ेक वायरस ने। किसने, एम.डब्ल्यू. बेचरिक ने, और डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने इसको क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस का एकदम 3D सा स्ट्रक्चर दे दिया था। ठीक है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे यार, इसके पास इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए बोथ। आपको इसमें डीएनए भी देखने के लिए मिल सकता है और आरएनए भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत हार्ड प्रोटीन कोड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये रहा कैप्सिड, और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स देख रहे हो ना, गोल गोल, इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, अभी देखा कोरोना वायरस था यार, ऐसे ही थे सारे वायरस के स्ट्रक्चर, ऐसे ही डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यार, ये पहली बात तो ये है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बीच की कड़ी है। मतलब ये अगर हवा में पड़े हुए हैं तो आप समझ लो यार कि ये कैसे है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर ये किसी भी होस्ट के अंदर चली जाती है तो ये लिविंग बन जाती है। लिविंग प्रॉपर्टीज यानी कि लिविंग तो ये है कि ये डीएनए और आरएनए इनके पास दोनों है, इनके पास प्रोटीन कोड भी है, म्यूटेशंस भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन हम इसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सेलुलर ही नहीं है। हाँ, सेलुलर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेल ही नहीं है ये। ऑब्लिगेट पैरासाइटस को कोई ना कोई चाहिए यार बड़ा होने के लिए, वरना ये ऐसे डेड पड़ा रहता है। इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे देखते हो ना सॉफ्ट होता है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, लैक एंजाइम सिस्टम, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग और इसलिए हम इसको लिविंग मानते हैं। ये बीच की कड़ी है ना, हम इसको लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग। ठीक है, बहुत सारी यार डिजीजेस कॉज करता है टोबैको मोज़ेक डिजीज इन प्लांट्स कॉज बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। सिम्टम्स यार लीफ कर्लिंग है, लीफ मुरझा जाती है, प्लांट्स उसके मर जाते हैं। क्लियर, और आपको सभी को पता है यार HIV, हेपेटाइटिस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, इतने डेंजरस टाइप के सारे डिजीजेस वायरस ही कॉज करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरएनए। आरएनए की वजह से यार ये हमारे डीएनए के अंदर घुस के उसके रेप्लिकेशन करता है, जिससे हमारे सेल सारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो आप आगे पढ़ोगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा चैप्टर यार कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आए और मेरे जितने समराइज्ड
जितने भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो पहली बार पढ़ेगा उसको भी मज़ा आया होगा और जिसका रिवीजन है उसको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई होप यू लाइक माई लेक्चर और आपको फिर से 1-2 दिन बाद ऐसे ही कंप्लीट आपको सीरीज़ मिलती रहेगी और मैं आपको कोशिश करूँगी अप टू 5th और 6 जनवरी ऐसी आपको सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो मिल जाए। पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।